नमस्कार, मैं डॉक्टर विभागनी होत्री, एसोसिएट प्रोफेसर नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, मानव शास्त्र विभाग। आज मैं आप लोगों के समक्ष BANC 132 कोर्स कोड के यूनिट 8 और यूनिट 9 को डिस्कस करने जा रही हूँ। यूनिट 8 के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि प्रजाति की क्या परिभाषा है, प्रजाति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और विश्व में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं, मेजर रेसेस हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जबकि यूनिट 9 में हम लोग इस बात को देखेंगे कि प्रजातियों के वर्गीकरण के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, तो इसकी चर्चा की जाएगी। ये जानने से पहले कि प्रजाति की परिभाषा क्या है, हमको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रजाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्रजाति शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द रास से हुई है, जिसका अर्थ आरंभ होता है। अरबी भाषा से यह शब्द फ्रेंच और अंग्रेजी में लिया गया है। सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक बफन ने रेस शब्द जो था वो प्रतिपादित किया। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार प्रजाति का अर्थ एक ही पूर्वज की संतति, परिवार, कबीला, वंशक्रम, नस्ल आदि से होता है। अधिकांशतः यह माना जाता है कि प्रवास यानी माइग्रेशन या स्थानांतरण के कारण मूल मानव समाज कई शाखाओं व उपशाखाओं में अलग अलग होकर विभिन्न भौगोलिक वातावरण में रहने लगा, जिससे मानव की वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता के कारण अलग अलग विशिष्ट शारीरिक गुणों की उत्पत्ति हुई, जैसे त्वचा का रंग, बालों का प्रकार व आकृति, नाक का आकार, शरीर की लंबाई, चेहरे का आकार, रक्त वर्ग भी इसके अंतर्गत आते हैं। इन विशिष्ट शारीरिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी मानव में वंशानुगत होने के आधार पर मानव समुदाय को कई वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग को एक मानव प्रजाति का नाम दिया गया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रजाति शब्द ना तो भाषा का बोध कराता है, न धर्म का और न नागरिकता का, क्योंकि ये तीनों इच्छानुसार बदले जा सकते हैं, जबकि प्रजाति एक स्थायी अवधारणा है। प्रजाति शब्द का प्रयोग उन मानव जनसमूहों के लिए किया जाता था जो देखने में संस्कृति, भाषा, रहन सहन आदि में एक दूसरे से लेकिन प्रतीत होते थे। इन आधारों पर मानव जनसंख्या को श्वेत एवं अश्वेत प्रजाति, शुद्ध एवं अशुद्ध प्रजाति, उच्च एवं निम्न प्रजाति आदि में बांटा गया था। परंतु जैसे जैसे आनुवंशिकी विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे प्रजाति की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ। आनुवंशिकी आधार पर प्रजाति की परिभाषा इस तरीके से कही जा सकती है कि प्रजाति वह नरजाति समूह है जिसकी अपनी विशिष्ट जीन बारंबारताएं होती, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इन जीन बारंबारता के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग किया जा सकता है। प्रजाति की ये परिभाषा जो थी, उसमें जीन बारंबारताओं का मूल्यांकन त्वचा के रंग या बालों के प्रकार व आकृति की अपेक्षा ज्यादा सरल और सही है। अर्थात आनुवंशिकी आधार पर प्रजाति वर्गीकरण अपेक्षाकृत सरल है। यही कारण है कि अलग अलग समय में मानव शास्त्रियों ने प्रजाति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से मार्टिन ने 1928 में, बॉस ने 1931 में, फिशर ने 1933 में, हुबल ने 1945, हुटन 1946, वॉशबर्न 1948 और मजूमदार ने भी 1958 में तथा कून ने 1965 वगैरह में अपनी अपनी परिभाषाएं दी। यह सब परिभाषाओं की तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्रोबर की परिभाषा की चर्चा जरूर करना चाहूंगी। क्रोबर कहते हैं कि प्रजाति एक विशुद्ध जीव संबंधी अवधारणा है, ना कि सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। इसके अनुसार प्रजाति मानव जनसंख्या का एक ऐसा समूह है जो आनुवंशिकता द्वारा उत्पन्न हुआ है और इसका संबंध वंशागत, जन्मजात, वाहक तत्वों से होता है। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे किसी भी तरीके की सामाजिक सांस्कृतिक उसकी बात नहीं की जा रही है। हुटन भी कहते हैं अपनी पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अप फ्रॉम द एप, उसमें लिखते हैं कि प्रजाति मानव समूह का एक बड़ा भाग है। इसके सदस्य
यद्यपि वे परस्पर भिन्न होते हैं, लेकिन वो लक्षण समूह युक्त होते हैं जिसे आकार की एवं मापी विशेषताओं का मिश्रण कहा जाता है। मुख्य तौर पर ये विशेषताएं अनुकूलित नहीं होती, मतलब एडेप्टिव नहीं होती हैं, और इन्हें सामान्य पूर्वज वंश से प्राप्त किया जाता है। तो मतलब हुटन कहते हैं कि रेस इज ए ग्रेट डिवीजन ऑफ मैनकाइंड वेयर द मेंबर्स इंडिविजुअली वेरी एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड मीट्रिक फीचर्स व्हिच आर नॉन एडेप्टिव। हमने भी आपको बताया कि वो अनुकूलित नहीं होते एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन डिसेंट। तो हुटन की परिभाषा जो है वो प्रजाति के उसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन प्रजाति शब्द की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में भी हम लोगों को चर्चा यहाँ करनी चाहिए कि प्रजाति जो है वो आधुनिक समय में प्रजाति शब्द का प्रयोग वर्गीकरण में वर्गक के रूप में किया जाता है, और यही इसका जैविक अर्थ भी है। प्रजाति के संबंध में जो आनुवंशिकी के ज्ञाता थे, शारीरिक मानव वैज्ञानिकों के एक समूह ने सितंबर 1952 में यूनेस्को में एक मीटिंग की हुई, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो रेस शब्द है नहीं, ये ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि भौगोलिक प्रजाति के स्थान पर प्रमुख समूह मेजर ग्रुप शब्द के प्रयोग पर उन्होंने बल दिया। और यह शब्द यदि ऐसे जन समूहों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो कुछ जीनी आवृत्ति, मतलब जीन फ्रीक्वेंसीज के आधार पर वेरिएशन शो करते हैं, विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो हमें भौगोलिक प्रजाति शब्द में निहित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज प्रजाति शब्द का प्रयोग जैविक रूप से ही केवल समागमी जनसमूह, जो ब्रीडिंग और मेटिंग पॉपुलेशंस हैं, उनकी बायोलॉजिकल उसके एस्पेक्ट में के लिए ही किया जाता है। ऐसे समूहों के अध्ययन जो इवोल्यूशनरी कंटिन्यूटी है, उद्विकासी निरंतरता और निरंतर हो रहे आनुवंशिक परिवर्तनों को समझने में भी सहायक होते हैं। इनके आधार पर आनुवंशिक रूप में निर्धारित रोगों की उत्पत्ति और उनकी विद्यमानता तथा भविष्य में होने वाले प्रभावों को भी समझा जा सकता है। साथ ही जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे तापक्रम है, जलवायु और उनके दूरगामी आनुवंशिक प्रभावों का अध्ययन भी संभव है। इसी कारण से अधिकतर जो मानव वैज्ञानिक हैं वो इसको प्रजाति को एक मेंडेलियन पॉपुलेशन भी मानते हैं। अब ये जो यूनेस्को में एक मीटिंग हुई थी, जैसा कि मैंने बताया सितंबर में 1952 में, इसमें प्रजाति के बारे में यूनेस्को ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि देखिए, वर्तमान समय के सभी मानव एक ही स्पीशीज होमो सैपियन के सदस्य हैं, जो एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। मानव समूहों में शारीरिक अंतर, आनुवंशिक संगठन तथा वातावरण में अंतर के कारण उत्पन्न हुए, जो प्राकृतिक चयन तथा उत्परिवर्तन द्वारा अधिक विस्तृत होते चले गए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, यूनेस्को में जो विद्वान एकत्रित हुए थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्र, भाषाई समूह, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक समूह निश्चित रूप से प्रजाति समूह नहीं है, अतः इनके लिए प्रजाति शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग आगे कहते हैं फोर्थ पॉइंट में कि मानव प्रजातियां यद्यपि भिन्न भिन्न मानव वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से निर्धारित की गई हैं, लेकिन फिर भी ये तीन बृहद समूहों के उपभाग हैं। उन्होंने वर्ष में, आगे मैं आपको इसकी चर्चा भी करूंगी कि विश्व की जितनी भी प्रजातियां थी उनको तीन मुख्य वर्गों में बांटा था, और उन्होंने कहा कि ये जो वर्ग भी बने थे, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रोइड, इन्हें शारीरिक लक्षणों के आधार पर निर्धारित किया गया, और उसके बाद इनके जितने भी उपविभाग बने। तो मानव वैज्ञानिक जो है वो मानव प्रजाति वर्गीकरण में शारीरिक लक्षणों को समाहित करते हैं और किसी भी तरीके से मानसिक लक्षणों को नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनकी भिन्नता व उपयोगिता संदिग्ध है, और ये वातावरण व अवसर द्वारा भी प्रभावित होते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक आंकड़े थे उसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतरों की वंशागति को भी स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अंतर प्रत्येक समूह के भिन्न सांस्कृतिक अनुभागों का परिणाम है। तो इसलिए यहाँ सामाजिक संस्कृति की बात हम लोग नहीं कर सकते। वर्तमान में कोई भी शुद्ध प्रजाति नहीं है, क्योंकि आदिकाल से मानव जाति में संकरण की प्रक्रिया हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रजाति में कुछ विशेष जैविकीय लक्षण होते हैं जिनके आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक किया जा सकता है। अब ये प्रजातियां कैसे बनती हैं, ये भी जरा अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। हालांकि ये बहुत इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसमें बता दूं कि कौन कौन से कारक हैं। और इनके बारे में जब इससे पहला वाला मेरा जो लेक्चर था मानव उद विकास में और उसके जो सिद्धांत थे उसमें भी मैंने चर्चा करी थी कि मुख्य कारक क्या है। एक तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन अपसरण, पृथक्करण आइसोलेशन, लैंगिक वर्ण सेक्सुअल सिलेक्शन और प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी थी उसके बाद हम लोग ने और भी बातें की थी। ये सब इसके पीछे कारक हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ये देखते हैं जो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है कि विश्व की जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो विश्व की प्रजातियां, उसमें हूटन का नाम हम सबसे पहले लेना चाहेंगे। हूटन ने क्या किया कि 1931 में अपने प्रजाति वर्गीकरण में 4 वर्गों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा इनमें से 3 जो है प्राथमिक प्रजाति समूह है, मतलब प्राइमरी रेशियल ग्रुप है, और के अंतर्गत प्रजनित समूह से ही बाद में कुछ कंपोजिट ग्रुप्स बने जिसको उन्होंने चौथे वर्ग में रखा। हूटन ने क्या किया कि जो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था 1931 में, उसको उन्होंने फिर से रिवाइज किया 1947 में, और उन्होंने जो वर्गीकरण दिया तो वो इस तरीके से था। देखिए, उन्होंने मेन तो 3 बताई, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, विश्व की जितनी भी प्रजातियां वो मेन 3 उसमें हम बांट सकते हैं, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड। तो उन्होंने कहा कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड, और उन्होंने कहा इनके मिश्रण से एक और बनती है जिसे उन्होंने सम्मिश्रित प्रजाति कहा। और ये जो थे कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रॉइड, इसके भी उन्होंने ग्रुप्स बताए। जैसे कॉकोसॉइड में उन्होंने कहा कि इसमें भी प्राइमरी और सम्मिश्रित जो कंपोजिट कॉकोसॉइड हैं। प्राइमरी में उन्होंने बताया कि 6 हो सकते हैं। एक तो भूमध्य सागरी मेडिटेरियन, एक आइनू, एक कैल्टिक, नॉर्डिक, अल्पी, पूर्वी बाल्टिक मतलब नॉर्थ बाल्टिक। और इससे कहा कि कुछ कंपोजिट भी इसमें आती हैं कॉकोसाइड में, इसमें आर्मिनाई में और डिनारिक उन्होंने रखी। उसके बाद उन्होंने मंगोलॉइड की बात करी और इसमें उन्होंने 2 ग्रुप बताए, क्लासिक की जो मंगोलॉइड थे मंगोलाब, और दूसरा उत्तरी मंगोलॉइड अर्थात आर्किटिक मंगोलॉइड जो थे, जिसको उन्होंने एस्किमोइड भी कहा। और जो तीसरा ग्रुप था जिसको कि हम नीग्रोइड कहते हैं, नीग्रोकल्प, इसमें इन्होंने 3 रखे, अफ्रीकी नीग्रो, नाइलोटिक नीग्रो और नीग्रिटो पिग्मीज। इनकी चर्चा आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। और चौथा ग्रुप जो उन्होंने बताया कि इन सब से मिलकर के बना था, उसे सम्मिश्रित प्रजाति कंपोजिट रेस कहा, और इसे भी उन्होंने 3 समूहों में विभाजित किया। पहला वाला जो था वो उन्होंने कहा जो मेनली वाइट हैं, प्रधानतः श्वेत हैं, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रखे और इंडो द्रविडियन रखे और तीसरे पॉलिनेशियन रख दिए। और दूसरा उन्होंने कहा वो लोग थे जो मेनली मंगोलॉइड थे, मतलब प्रधानतः मंगोलाब थे, उसमें उन्होंने अमेरिकन इंडियंस रखे और इंडोनेशियन मंगोलाब रखे, मतलब इंडोनेशियन मलय जो थे उनको रखा। और तीसरा उन्होंने यही बता दिया कि वो जो मेनली नीग्रॉइड है, मतलब तीनों के उन्होंने एक एक ग्रुप बना दिया, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रॉइड के, और उन्होंने कंपोजिट ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि मेलेनेशियन जो है और या ओशिनिया के जो नीग्रॉइड हैं और ये बुशमैन, इसकी उन्होंने चर्चा करी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ग्रुप बताया और उसके बाद उसे पुनः संशोधित करके एक बहुत अच्छा सा उन्होंने वर्गीकरण दिया, और जो बहुत ही काफी अच्छा है। लेकिन हम जो एक बहुत अच्छा 1951 में एशले मॉन्टेग्यू ने त्वचा वर्ण, बालों की प्रकृति, आकार और उनके वितरण, सिर के आकार एवं शारीरिक अनुपात के आधार पर जो मानव जाति को बांटा तो उन्होंने भी वही 3 प्रमुख प्रजातियों में था। सभी 3 प्रमुख प्रजातियां तो मेन है ही, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रॉइड, लेकिन इसमें इन्होंने जो सब डिविजन्स किए थे वो थोड़े से भिन्न है, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे जो काफी मान्य भी है। तो पहला तो हम सबसे पहले कॉकोसॉइड की बात अगर करें तो ये व्हाइट होते हैं, इस प्रजाति को श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। और इसके जो मेन शारीरिक लक्षण होते हैं उसमें इस प्रजाति की आंखों का रंग हल्के नीले से लेकर गहरा बादामी होता है, बाल सफेद से लेकर काले तक होते हैं,
और इनकी जो बालों की आकृति है ये उर्मिल होती है, थोड़ी वेवी होती है। इनके सिर के बाल अधिक घने होते हैं। इनके जो वक्ष, हाथ पैर और यहाँ चेहरे पर भी बालों की अधिकता होती है। नाक इनकी सक्रिय और ऊंची होती है और जो कपाल होता है वो दीर्घ से पृथ होता है। इनका कद कद जो होता है, हाइट जो होती है वो मध्यम से लेकर के थोड़ी लंबी तक होती है। जो कॉकसाई प्रजाति को है उसको कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन। इनको भूमध्य सागरी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है भूमध्य सागर के आसपास रहते थे, इसलिए इनको भूमध्य सागरी कहा गया। और इस उपप्रजाति जो है वो विश्व के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जैसे पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में भी पाई गई है। इस प्राथमिक उपप्रजाति के जो लक्षण हैं उसमें क्या है, त्वचा का रंग श्वेत नहीं है। इनकी प्रजाति का कपाल दीर्घ होता है। इनका चेहरा अंडाकार होता है। चेहरे में ऑर्थोग्नेथिस पाई जाती है। नाक सक्रिय और ऊंची होती है। जबड़े और जो चिन्ह है वो प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। कद जो होता है वो मध्यम होता है। इस प्रजाति के पुरुषों के चेहरे और जो चेस्ट पे, वक्ष पर अधिक बाल होते हैं। इनके बालों का रंग गहरे भूरे से काला तक होता है। इनके बालों की आकृति भी उर्मिल से कुंचित होती है। ये जो भूमध्य सागर का जो भूमध्य सागरी समूह है इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक क्लासिकल भूमध्य सागरी, मतलब क्लासिकल मेडिटेरियन भी कहते हैं। इस उपप्रजाति के उदाहरण जो है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली तथा पूर्वी अफ्रीका एवं मिस्र के कुछ भागों में पाई जाती है। फिलिस्तीन की मूल जनसंख्या जो है इसी उपप्रजाति के अंतर्गत आती है। इस उपप्रजाति के प्रमुख शारीरिक लक्षण जो हैं वो इस तरीके के हैं कि त्वचा का रंग जो है हल्का भूरा से श्वेत होता है। इनका जो कपाल है वो डॉलिकोसेफेलिक से मीजोसेफेलिक होता है। ये कपाल को जो है, ये डॉलिकोसेफेलिक और जो मीजोसेफेलिक है, इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कपाल की या सर की सिफेल जो है इंडेक्स निकालते हैं। एक सिफेलिक इंडेक्स या क्रेनियल इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ या मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ या जो मैक्सिमम हेड ब्रेथ लिया और उसको लेंथ से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो कुछ आता है, जो भी वैल्यू आती है उसके आधार पर हम ये वो करते हैं कि ये डॉलिकोसेफेलिक है कि मीजोसेफेलिक है। तो इनका जो कपाल होता है वो डॉलिकोसेफेलिक से मीजोसेफेलिक तक होता है। नाक सीधी और सक्रिय होती है। आंखों का रंग जो है सामान्यतः गहरा होता है और इनकी जो हाइट है वो मध्यम होती है, मतलब 165 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। अब जब दूसरा इसमें है वो एटलांटो मेडिटेरियन आते हैं। ये जो प्रजाति है एटलांटो मेडिटेरियन, इनको हम लोग लिटोरल भी कहलाती है। यह जो उपप्रजाति है ये इराक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। और इनके शारीरिक लक्षण भी, इनके त्वचा का रंग गहरा होता है। बालों का रंग जो है वो काला होता है। सिर हाइपरडॉलिकोसेफेलिक होती है, मतलब अत्यधिक लंबा होता है। माथा ढलवा तथा भौं के उभार जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। इनकी जो नाक है सीधी तथा मध्यम, ऊंची तथा चौड़ी होती है और जो नासा मूल है, मतलब नेजल रूट जो होती है वो काफी गहरी होती है। आंखों का रंग जो होता है वो मध्यम भूरे से गहरे भूरे तक होता है और चेहरा लंबा और जबड़े जो होते हैं इनके धसे हुए होते हैं। शारीरिक गठन जो होता है वो शक्तिशाली होता है। इनका कद जो है वो जहां उनका 165 था, इनका 170 सेंटीमीटर करीब होता है, थोड़ा लंबा हुआ। और जो तीसरा ग्रुप है ईरानो अफगान अथवा इंडो अफगान, ये जो हैं ये ईरान, अफगानिस्तान, इराक, भारत, अरब और उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि अफ्रीका और ये सब हम भारत में पाई जा रही है, इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होंगी। त्वचा का रंग अत्यधिक हल्का भूरा होता है। बालों का रंग प्रायः काला तथा गहरा भूरा होता है। बालों की प्रकृति लहरीदार होती है। आंखों का रंग भी गहरा होता है और माथा जो होता है वो उच्च होता है। नासिका उच्च चौड़ी अथवा मध्यम होती है और उसका जो नेजल ब्रिज जो होता है वो भी साधारण होता है और चेहरा लंबा तथा सकरा होता है। शरीर गठन हल्का होता है। कद इनका जो है वो भी लंबे से मध्यम तक होता है, मतलब 168 सेंटीमीटर से लेकर के 178 सेंटीमीटर के लगभग इनका कद होता है। और इसके बाद जो अब मेडिटेरियन की ये हमने 3 आप लोगों को बताई, उसके बाद फिर अब नॉर्डिक आते हैं। नॉर्डिक जो है
वो इनका प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियन लोग करते हैं। ये बाल्टिक क्षेत्र, उत्तरी जर्मनी, उत्तरी फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के कुछ भागों में पाई जाती है। तो मेडिटेरियन के बाद और इस प्रजाति में भी मुख्य लक्षण यही है कि त्वचा का रंग गुलाबी या रेडिश व्हाइट होता है, बालों का रंग लाल, हल्का भूरा या स्वर्णिम भूरा होता है, कपाल लंबा तथा मध्यम श्रेणी का मेहराबदार होता है, नाक सीधी लंबी पतली होती है, चेहरा लंबा और पतला होता है और चेहरे पे जो चिन्ह है वो पूरी अच्छी तरीके से दिखाई देता है। इनके आंखों का रंग नीला या भूरा होता है, कद भी इनका लंबा होता है और शरीर पे इनके जो बाल होते हैं वो कम होते हैं। तो ये मेडिटेरियन के बाद नॉर्डिक, फिर तीसरा आ गया एल्पाइन। एल्पाइन जो ये सब कॉकोसॉइड के डिविजन हम बता रहे हैं, इस प्रजाति को भूमध्य सागरीय या नॉर्डिक उपप्रजाति का मिश्रण समझा जाता है। जो एल्पाइन, पहले मैंने आप लोगों को मेडिटेरियन बताई थी, फिर नॉर्डिक बताई, तो ये जो तीसरी है एल्पाइन जो है ये मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय, और जो नॉर्डिक थी जो अभी पहले बताई हमने उसका ये कहते हैं कि ये मिश्रण है। और ये जो फ्रांस, बाल्कन जो राज्य हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, उत्तरी इटली तथा एशिया माइनर के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। और इसके अगर हम लोग शारीरिक लक्षणों को जरा जल्दी से देखें तो इनके शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो भी काफी, आंखों का रंग भूरा होता है और बाकी कपाल ब्रैकिसिफेलिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, उसके बाद लैब आते हैं। लैब के बाद फिर जो है इनके भी शारीरिक लक्षणों की थोड़ी बहुत अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन में, स्वीडन में, उत्तरी फिनलैंड में, नॉर्वे में और पश्चिमी रूस में भी पाई जाती है। त्वचा का रंग इनका भूरापन लिए हुए होता है और इनके बालों का रंग गहरे भूरे से काला, आकार में सीधे और हल्के लहरदार होते हैं। चेहरे शरीर पर काफी इनके बाल होते हैं। सिर जो इनका होता है वो ब्रैकिसिफेलिक होता है। जो मस्तिष्क है वो संकर एवं ऊर्ध्व होता है तथा फ्रंटल उभार जो होते हैं वो सुस्पष्ट होते हैं। इनकी जो नोज है वो मीजोलाइन होती है और नेत्रों का रंग गहरा होता है, होठ मध्यम रूप से पतले होते हैं और कद भी इनका 159 सेंटीमीटर तक होता है। इंडो द्रविडियन आते हैं, ये जो है इसके बाद ग्रुप है जो इसमें ये मध्य भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। इनकी त्वचा का रंग गहरे भूरे से हल्का भूरा होता है और इनके सर के बाल भी काले और लहरदार होते हैं। सिर जो है वो डॉलिकोसेफेलिक होता है। इनकी जो नाक होती है वो मध्यम से चौड़ी होती है और अपनी जो रूट पे होती है वो दबी हुई होती है, जबकि जो नथुने हैं वो फैले हुए होते हैं और ओंठ भी मोटे होते हैं। इनका आकार भी करीब 164 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद पॉलिनेशियन आते हैं और पॉलिनेशियन के बाद जो है आर्किक कॉकोसॉइड भी आते हैं। ये जो आर्किक कॉकोसॉइड हैं, पॉलिनेशियन भी जो है ये पॉलिनेशिया क्षेत्र में पाई जाती है और ये भी ऐसा कहते हैं कि निग्रॉइड और मोंगोलॉइड, अभी जो मैं आगे जो रेशियल ग्रुप्स की चर्चा करूंगी उनकी संकरण मानी जाती है, तो वही सारे इनमें फीचर्स भी हैं। और जो आर्किक कॉकोसॉइड जो बाद में आता है उसको उसमें 4 में आप बांट सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज में बांट सकते हैं और वेदा में, प्री द्रविड़ में और उसके बाद आइनू में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड बड़ा ग्रुप है वो है नीग्रॉइड प्रजाति। नीग्रॉइड प्रजाति जो है ये इसके जो सदस्य हैं वो अधिकतर उष्ण एवं नम जलवायु के निवासी हैं और इनकी त्वचा का रंग जो है वो गहरा होता है और ये देखिए ये इनकी सर्वाइवल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये उत्तरजीविता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनके जो प्रमुख शारीरिक लक्षण होते हैं उसमें एक तो त्वचा का रंग काला होता है, इनके बाल उर्मिल या कुंचित होते हैं, कपाल लंबा और सकरा होता है, ओंठ इनके जो होते हैं निकले हुए होते हैं, मतलब थिक इवर्टेड लिप्स होते हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती है, चेहरे में जो है आनंद प्रोग्नेथिज्म पाई जाती है, चेहरा जो है थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और जो नीग्रो कल्प या नीग्रॉइड प्रजाति है इसको मेन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो वो है जो अफ्रीकी नीग्रॉइड है, अफ्रीकी नीग्रो कल्प है, और दूसरे वो हैं जो समुद्री नीग्रो कल्प हैं। तो जरा अफ्रीकी जो हैं उनके क्या क्या ग्रुप्स हैं जरा देखें। तो ये जो अफ्रीकी नीग्रो कल्प हैं इनके 7 ग्रुप्स हैं।
एक तो वो है जो विशुद्ध नीग्रो मतलब ट्रू नीग्रो, दूसरे हैं जंगली नीग्रो मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं नीग्रो, तीसरे नाइलॉट नीग्रो, और चौथे जो है वो नीलो हेमेटाइट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पांचवें हैं वो जो बंतु स्पीकिंग नीग्रो, वो नीग्रो जो बंतु भाषा बोलते हैं, और एक और है बुशमैन एंड हॉटेंटॉट, और बाद में पिग्मी। पिग्मी मतलब इनका जो साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है, इसलिए इनको पिग्मी कहा गया। तो ये जो अफ्रीकी नीग्रो हैं इनके ये 7 ग्रुप हो गए। तो अब जरा समुद्री देखें, तो समुद्री नीग्रो कल्प जो हैं इसके भी 2 मेन होते हैं, एक पापुअन और दूसरा जो है वो मेलेनेशियन। ये जो ट्रू नीग्रो है, जो मैंने 7 ग्रुप्स बताए, ट्रू नीग्रो, फॉरेस्ट नीग्रो, नाइलोट्स, नाइलो हेमेटाइट, बंटू स्पीकिंग नीग्रो, बुशमैन हॉटेंटॉट और पिग्मी, बेसिकली इनमें वही नीग्रो जो नीग्रोइड रेस के जो फीचर्स हैं वही होते हैं। अब जैसे ट्रू नीग्रो की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका और गायना के समुद्री तट पर पाई जाती है। उसके पार जो मेन शारीरिक लक्षण होते हैं वो इनकी त्वचा का रंग गहरे से भूरा काला होता है, बालों का रंग भी काला होता है और इनके बाल भी उर्मिल होते हैं। इनका कपाल जो है डॉलिकोसेफेलिक होता है। इनकी नोज जो होती है वो चिपटी नासी होती है मतलब प्लेटिनानी होती है, और जो ओंठ होते हैं वो मोटे होते हैं और इवर्टेड होते हैं, थिक और इवर्टेड होते हैं। इनकी जो हाइट है वो 173 के करीब होती है। मतलब नीग्रोइड प्रजाति का जो पहला अफ्रीकी नीग्रो कल्प है जिसकी हम लोग पहले ग्रुप की बात की, और जो दूसरा फॉरेस्ट था ये कहाँ रहता है, ये पश्चिमी सूडान, युगांडा, उत्तरी रोडेशिया वगैरह में पाया जाता है। इनकी भी त्वचा का रंग काला ही होता है, सर भी इनका डॉलिकोसेफेलिक होता है, नाक चौड़ी होती है, वही ओंठ भी डिवर्टेड ही होते हैं, और मुखमंडल का निचला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जो चिन्ह होती है वो हटी हुई होती है। इनकी छाती जो होती है वो बैरल शेप्ड होती है मतलब बेलनाकार होती है, पैर छोटे और लंबी भुजा होती है, माथा ढलवा होता है, और इनकी हाइट जो है वो उनकी देखिए ट्रू नीग्रो की 173 थी पर इनकी 165 से 175 के बीच में ही होती है। इसी तरीके के नाइलोटिक नीग्रो या नीलो में फीचर्स होते हैं, और उसके बाद फिर नीलो हेमेटाइट। बंतु स्पीकिंग जो है इसमें थोड़ा सा बंतु स्पीकिंग में मैं थोड़ा सा ले लूं क्योंकि इनका थोड़ा सा फर्क हो गया। यह उपप्रजाति केंद्रीय, अच्छा पहले ये मुझे लगता है मुझे ये तो बताना ही चाहिए, टाइम कम ही तब भी, कि नीलोटिक ही नीग्रो या नीलोट्स जो है ये कहाँ पाई जाती है। ये नील घाटी के क्षेत्र में या पूर्वी सूडान में पाई जाती है, और इनके शारीरिक लक्षण भी मोरलेस वही होते हैं नीग्रो ग्रुप के, लेकिन हाँ थोड़े से जब आगे डिफरेंट होंगे तो मैं उसकी चर्चा करूंगी जरूर। नीलो हेमेटाइट जो है, जो 4th ग्रुप था, यह पूर्वी तथा पूर्व मध्य अफ्रीका के सूडान, केनिया व युगांडा देशों के कुछ मध्य भागों में पाई जाती है। इस उप प्रजाति के जो मुख्य लक्षण हैं उनका यही है कि बाकी चीजें वही है, त्वचा का रंग गहरा हल्का भूरा से गहरा भूरा होता है, बाल अधिकतर ऊन की तरीके से होते हैं, वुली होते हैं, और ओंठ वैसे ही होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो 172 होती है। इसके बाद बंतु स्पीकिंग नीग्रो, इनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा कपाल में वेरिएशन है। यह उपप्रजाति केंद्रीय तथा दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है, जो दक्षिणी अफ्रीका के उस क्षेत्र के 2/3 भाग के निवासी हैं जिसे काला अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका भी कहा जाता है। जो इनके मेन लक्षण है वो ये है कि इनका कपाल दीर्घ कपाली होता है लेकिन कुछ सीमा तक मीजोसेफेलिक भी होता है। बाल तो इनके भी ऊनी जैसे हैं, और माथा चपटा है। मुखमंडल में जो है वो जो प्रोग्नेथिज्म थी जो निग्रोइड रेस की थी उसमें कुछ कमी है, और इनकी जो नाक भी है वो सुस्पष्ट और सक्रिय है। और ये जो बंतु स्पीकिंग नीग्रोस थे, बंतु भाषी नीग्रो थे, इनके जो है ये 3 उपवर्ग फिर से किए जा सकते हैं, ईस्टर्न बंतु और सदर्न बंतु और पश्चिमी मतलब दक्षिणी बंतु और पश्चिमी बंतु। ये जो पूर्वी बंतु थे ये उत्तरी युगांडा, केनिया, उत्तरी रोडेशिया तथा मोजम्बिक में पाए जाते हैं, जबकि जो दक्षिणी बंतु हैं ये रोडेशिया, मोजम्बिक तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पश्चिमी बंतु जो हैं ये उत्तर पश्चिम रोडेशिया और रिफ्ट वैली
से फ्रांस की पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीकी कॉलोनी जो है वो दक्षिण कैमरून तक पाए जाते हैं। तो ये बंतु स्पीकिंग का है। इनके 3 फर्दर ग्रुप हो गए जिसकी चर्चा मैंने की। फिर बुशमैन एंड हॉटेंटॉट आते हैं। इनमें भी जो है डॉलिकोसेफेलिक से मीजोसेफेलिक होता है हेड, और प्लेटिराइन नोज होती है। इनका कद अब देखिए थोड़ा कम हो गया है। इनका कद जो है 158 सेंटीमीटर होता है। और कद की जब बात करेंगे तो जो नेक्स्ट ग्रुप है पिग्मी। पिग्मी जो है, तो पिग्मी नाम ही है जैसा कि छोटा इनका कद है। पिग्मी संभवतः मानव के सर्वाधिक जो प्रिमिटिव प्रतिनिधि हैं, सबसे पुराने हैं। ये मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी सुमात्रा, अंडमान द्वीप समूह, फिलीपींस, न्यू गिनी तथा अफ्रीका के कॉन्गो क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके जो शारीरिक लक्षण हैं वो थोड़ा देखिए, तो ये पीलापन लिए हुए भूरे से काला तक तो इनका रंग होता है। सिर के बाल काले और ऊन जैसे होते हैं। नाक कुछ चौड़ी तथा चपटी होती है और नाक की नोक ऊपर की ओर निकली हुई प्रतीत होती है। ओंठ इनके मोटे होते हैं। ओंठ तो सब ज्यादातर लोगों के, इनके जितने भी निग्रोइड रेस के मोटे हैं। लेकिन इसमें एक चीज, अब 2 बातें बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि एक तो इनका सिर का आकार जो है मीजो से ब्रैकिसिफेलिक हो गया। अभी तक देखिए हम लोग डॉलिकोसिफेलिक की बात कर रहे थे, फिर जब हम लोग बंतु की बात करने लगे तो मीजोसिफेलिक की भी बात की। लेकिन जब हम पिग्मीज की बात कर रहे हैं तो हम मीजो से ब्रैकिसिफेलिक की बात अब कर रहे हैं, क्योंकि पिग्मीज का हाइट भी बहुत कम है। इनकी हाइट जो है वो औसतन 142 सेंटीमीटर ही होती है। देखिए कहाँ हम लोग 175 पे थे और कहाँ 142 पे आ गए। तो इनको जो ये जितने भी पिग्मीज थे, इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं अफ्रीकी पिग्मी में और एशियाई पिग्मी में, सेमांग में। इन सबको भी हम बांट सकते हैं। तो ये जो है इनकी ये जो अफ्रीकी पिग्मी है ये कांगो के भूमध्यवर्ती जंगलों में पाई जाती है। और जबकि जो एशियाई पिग्मी है, सॉरी, इसके एशियाई के 3 ग्रुप हैं, अंडमानी, सेमांग और फिलिपाइन निग्रेटो। अंडमानी जो है आपको पता ही है कि अंडमान द्वीप समूह में भी एक जो है प्रजाति, भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। और जो सेमांग है ये प्रजाति पूर्वी सुमात्रा तथा मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। और जो इनका जो कपाल भी ब्रैकिसिफेलिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अफ्रीकी पिग्मी के ही ये जो है एशियाई पिग्मी के जो 3 ग्रुप मैंने बताए आपको, एक अंडमानी, एक सेमांग और एक तीसरा है फिलिपाइन निग्रेटो। नाम से ही स्पष्ट है, ये प्रजाति फिलीपाइंस के द्वीपों में पाई जाती है। और इनका भी जो कपाल होता है वो ब्रैकिसिफेलिक होता है। त्वचा का रंग जो होता है वो काजल की तरह काला होता है। और सिर के बाल घुंघराले होते हैं और रंग गहरा भूरा से काला होता है। चेहरे पर अधिक बालों की अधिकता होती है। और कद तो इनका भी 142 सेंटीमीटर होता है। पिग्मी के सारे ग्रुप के जितने भी हैं इनमें कद तो 140 काफी कम है ही, तभी इनका नाम भी पिग्मी पड़ा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं समुद्री पिग्मी की बात, ओशनिक पिग्मी। ये जो है प्रजाति न्यू गिनी में पाई जाती है। ये तो सारे थे हमारे उसके। अब समुद्री निग्रो कल्प की बात करें जो ओशनिक निग्रोइड है, इसको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पपुआन में, दूसरा मेलेनेशियन में, 2 उसमें सॉरी बांटा गया है। तो ये जो समुद्री है ये नाम ही है समुद्री, तो समुद्री न्यू गिनी के निवासी हैं। लेकिन ये फैले फिजी के पूर्व में स्थित जो आइलैंड्स हैं वहां तक फैले हुए हैं। और इनमें बाल बहुत ज्यादा होते हैं। ऊंट लेकिन अब इनके कम मोटे हैं और जो चिन्ह है उसका झुकाव पीछे की तरफ कम होता है। और जो निग्रोइड रेस का एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रोग्नेथिज्म, तो वो भी जो है वो थोड़ी कम होती है। और इनका जो मस्तिष्क है वो गोलाकार और ढलवा नहीं होता है। और जो सुस्पष्ट शुक नासिका, हुक नोज पाई जाती है। और ये जैसा मैंने बताया ये 2 ग्रुप में हो सकते हैं, पपुआन जो है और दूसरा मेलेनेशियन। पपुआन जो है ये न्यू गिनी तथा मेलेनेशिया के कुछ द्वीपों में पाई जाती है। और जो मेलेनेशियन है ये फिजी, न्यू गिनी और मेलेनेशिया द्वीपों में पाई जाती है।
तो इस तरीके से ये नीग्रॉइड हम लोगों ने दूसरी जो रेस थी उसकी बात की। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंगोलॉइड। मंगोलॉइड प्रजाति पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया, उत्तरी तथा पूर्व प्रशांत सागरीय क्षेत्र तथा अमेरिका में पाई जाती है। अब इसके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो, अब हम लोग हैं जैसे त्वचा का रंग हल्के पीले से लेके भूरा तक होता है, सिर के बाल सीधे तथा काले रंग के होते हैं, चेहरा चपटा चौड़ा और सपाट होता है, इसकी जो हाइट होती कद जो है औसत वो 166 सेंटीमीटर तक होता है, चेहरे पर और शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं और जो क्रेनियम कपाल है वो डॉलिकोसेफेलिक होता है, नाक चपटी होती है और मध्य भागों की जनसंख्या के आधार पे पलक में और यहाँ पे एक फोल्ड पाया जाता है, यहाँ पे बीच में, जिसको कि इपिकैंथिक फोल्ड भी कहते हैं। आंखों के ऊपर एक फोल्ड पाया जाता है और दांतों में जो है वो क्राउन भी पाया जाता है। ये जो मंगोलॉइड रेस है इसको 4 उसमें मेन विभाजित कर सकते हैं, एक क्लासिकी मंगोलॉइड, एक एस्किमोइड, एक इंडोनेशियन मलाया मंगोलॉइड और एक अमेरिकन इंडियन, 4 उसमें हम विभाजित कर सकते हैं। तो जो क्लासिकी अथवा सेंट्रल और क्लासिकी मंगोलॉइड है ये लोग जो है उत्तरी चीन, मंगोलिया तथा तिब्बत में प्रजाति पाई जाती है और इनका जो शारीरिक लक्षण है वो त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, शरीर तथा चेहरे पे बाल भी बहुत कम होते हैं, सिर के बाल सीधे काले और रूखे होते हैं और जो नेजल रूट, जो नासा रूट है वो काफी नीचे होती है और नासावंश भी नीचे होता है, आंखों का रंग मध्यम से गहरा भूरा होता है। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया मंगोलॉइड की जो एक फीचर है इपिकैंथिक फोल्ड, जिसे कहते हैं हिंदी में अधिनेत्र कोण बलि, है ना, वो भी पाया जाता है। और जो सिफेलिक इंडेक्स है जो हमने बताया था हेड ब्रेथ और हेड लेंथ को करके निकालते हैं वो भी करीब 85 होता है। तो जो मंगोलॉइड का दूसरा ग्रुप एस्किमोइड कौन है? एस्किमोइड जो है ये उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और पश्चिमी अलास्का में पाया जाता है। इनके शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो वही, त्वचा का रंग पीला होता है, बाल काले और सीधे होते हैं, नाक पतली होती है, मुखमंडल बड़ा होता है और जो है हाथ पैर छोटे होते हैं। अगर देखा जाए तो आनुपातिक रूप से धड़ बड़ा होता है, आंखों का रंग काला होता है और जो कपाल है वो ब्रैकिसेफेलिक होते हैं, हाइट इनकी 165 सेंटीमीटर के करीब होती है और उसके अलावा जो है कपाल अस्थियां चेहरे पर प्रमुखता के लिए होती हैं, दिखाई देती हैं। तीसरा ग्रुप जो अमेरिकन इंडियंस है ये उत्तरी मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के इंडियंस करते हैं और इनकी त्वचा जो है, इनका जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसमें त्वचा का रंग पीत में भूरे रंग से लालिमा लिए हुए भूरा होता है। उसके अलावा जो है इनके सिर के बाल काले, सीधे और घुंघराले होते हैं और खुरदरे होते हैं, सीधे और खुरदरे होते हैं, घुंघराले नहीं, और कभी कभी लहरदार होते हैं। आंखों का रंग मध्यम से गहरा भूरा होता है और इसमें जो इपिकैंथिक फोल्ड था ना ये भी इंटरनल मीडियल होता है, तो ये इनमें आंतरिक इपिकैंथिक फोल्ड उपस्थित होता है और जो मुखमंडल चौड़ा होता है और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी उभरी हुई बोन्स होती हैं, चीक बोन्स जो होती हैं, ओंठ पतले से लेकर मोटे भी हो सकते हैं, चिन एकदम क्लियर होता है, इंसाइजर टीथ बेलनाकार होते हैं और दांतों इनकी कांटे किनारे से दूसरे किनारे तक होती है। जो फोर्थ है सदर्न और इंडो मलायन ग्रुप है, इस प्रजाति के लोग अधिकतर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं और इसको 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक तो मलाया प्रकार है और जो दूसरा प्रकार है इंडोनेशियन प्रकार। मलाया प्रकार में क्या होता है कि ये प्रजाति जो है दक्षिण चीन, इंडो चाइना, वर्मा, थाईलैंड, मलाया, डच, ईस्ट इंडीज, फिलीपाइंस तथा जापान में पाई जाती है और इनके जो शारीरिक लक्षण हैं उसमें क्या होता है कि त्वचा का रंग तो वही हल्का पीला से भूरा तक होता है, सिर के बाल सीधे तथा काले होते हैं और जो कपाल है वो ब्रैकिसेफेलिक होता है, नाक मीजोराइन होती है, आंखों का रंग मध्यम से गहरा भूरा होता है, चेहरा छोटा तथा चौड़ा होता है और जो उसके अलावा इनकी जो एक और फीचर है कि इनकी जो हाइट है वो करीब 155 सेंटीमीटर तक की होती है। अब मंगोलाइट का लास्ट ग्रुप
इंडोनेशियन प्रकार, और जो हमारी प्रजाति वर्गीकरण का भी आखिरी उपसमूह है वो है इंडोनेशियन प्रकार। यह प्रजाति जो है वो दक्षिणी चीन, इंडो चाइना, बर्मा, थाईलैंड तथा मलाया द्वीप समूह में पाई जाती है। और इनमें क्या होता है कि त्वचा का रंग जो है वो रक्ताभ भूरा से मध्यम भूरा तक होता है। सिर के बाल काले और उर्मिल होते हैं। नाक पतली, ऊंची और लंबी होती है। और कपाल जो क्रेनियल होता है ना, या इसे सर बोल दे तो कपाल मध्य कपाल ये मीजोसेफेलिक होता है। और इनकी हाइट काफी कम होती है, 154 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से विश्व की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो 3 मेन प्रजाति कॉकोसॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड में विभाजित किया जा सकता है। और जितने भी उपसमूह हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इन्हीं के ही हाइब्रिडाइजेशन से, और जितनी भी और भी जो स्पीशीज बनने के थे या रेशियल उसके बनने के थे सिद्धांत लागू होते हैं, और फिर वो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो यूनिट 8 की बातचीत हम लोगों ने की। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्राइटेरिया है इस क्लासिफिकेशन। ये जो रेसेस का हम लोग ने जो क्लासिफिकेशन किया था, हमने बीच बीच में आप लोगों को बताए थे कुछ फीचर्स। तो ये इसके क्या क्राइटेरिया, किन किन आधारों पे हम लोगों ने ये उपसमूह बनाए या समूह बनाए, तो उनकी बातचीत करेंगे। तो इसमें मेन जो हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि प्रजाति किसी भी तरीके से समाज और सांस्कृतिक आधार पर नहीं बना हुआ है। ये प्योरली जो है ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर ये समूह बनाए गए हैं। और ये जो शारीरिक लक्षण है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया क्या है। जैसे रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए एक तो हम लोग पिगमेंटेशन, स्किन कलर लेते हैं, बालों का रंग क्या है, बाल किस तरीके के हैं, हमारा जो फेशियल फीचर्स कैसे हैं, नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, हाइट क्या है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो डर्मेटोग्राफिक्स, जो हमारे हाथ के जो प्रिंट्स होते हैं ना, जो ये सारे ये भी समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि 2 जो ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें हो सकते हैं, छोड़ के किसी के भी समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आधार होता है वर्गीकरण का। और अगर हम लोग जेनेटिक क्राइटेरिया या सीरोलॉजिकल लेंगे तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में भी MN है, RH है, ABH है, और उसके अलावा सिक्रीटर सिस्टम भी है, PTC टेस्टिंग एबिलिटी भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे जेनेटिक मार्कर हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए। तो देखते हैं कितना हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं। तो जितने भी क्राइटेरिया हैं क्लासिफाई करने के लिए, वो सरकार कहते हैं कि जब भी हम, सरकार ने 1965 में ये बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम जब भी क्राइटेरिया करें और रेसेस को करें तो हमें कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और वो 4 बातें मेन बताते हैं कि पहला, जो ये प्रजाति वर्गीकरण आप करें तो किसी एक उस पे ना कर दें कि आपने एक लक्षण उठाया, ये प्रजाति, दूसरे पे ये प्रजाति थी, नहीं, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब भी आप प्रजाति वर्गीकरण करें तो उसमें उन्होंने कहा ये जो प्रजाति क्राइटेरिया हैं जो इनको ही देख करके करें। और उन्होंने कहा कि और इनको बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी वर्गीकरण मतलब और उपसमूह बनाने चाहिए। और उन्होंने कहा एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रजाति वर्गीकरण करें तो हमें वहां पे एज, आयु का और सेक्स का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जब भी हम ये करें तो ये ना हम लोग करें हाइट, अब एक छोटे बच्चे की हाइट ले ली और एक बड़े की हाइट ले ली और हमने कह दिया पिग्मी, तो बच्चे का कह दिया पिग्मी, छोटा ग्रुप है, बड़े वाले को कह दिया बड़ा। नहीं, ऐसा नहीं, सेम एज ग्रुप के लोगों को लीजिए, सेम सेक्स भी को भी मान करिए, और तभी वो क्राइटेरिया लीजिए, और तभी उसको आप आगे चल के आप क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो है 7 जो मेन है, स्किन कलर, हेयर स्टेचर, हेड फॉर्म, फेस फॉर्म, नोज फॉर्म और आईज, इनको तो हम जरूर लेना चाहेंगे अपने उसमें क्लासिफिकेशन में। तो जो स्किन कलर की बात अगर हम लोग करें तो, क्योंकि ये स्किन कलर एक बहुत ही ज्यादा एमिनेंट कैरेक्टर है और जो तुरंत ही आप लोग उससे पहचानते हैं। तो ये होता क्या, कलर क्यों होता है, क्योंकि ये स्किन जो है वो
पिगमेंटेशन की वजह से स्किन में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एपिडर्मिस की जो सबसे डीपर लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं, और इसी की प्रेजेंस और ग्रेन्यूल्स की उससे ही स्किन कलर का निर्धारण होता है। अब ये हम लोग तो बहुत ही काला गोरा को लेके वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पूरा साइंटिफिक है, पूरे जो पिगमेंटेशन के बेसिस पे है। तो जो स्किन कलर्ड लोग हैं, इसके आधार पे अगर हम चाहें विभाजित करना, तो इसमें हम एक तो ल्यूकोडर्म बोल सकते हैं, जो वाइट स्किन लोग होते हैं, जिसमें यूरोपियन आ गए, वेस्टर्न एशियाटिक आ गए, नॉर्थ अफ्रीकन आ गए, पोलिनेशियन आ गए, और इन सबको हम लोग आते हैं, और ये पिंकिश से थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन तक जाते हैं। उसके बाद जो ग्रुप आ गया वो जेंथोड्रम हो गया, डर्म्स हो गए, या जिनको हम पीली येलो स्किन लोग कहते हैं, और ये एशियाटिक मोंगोलॉइड्स हैं, आर्मेनॉइड्स हैं, हॉटेंटॉइट हैं, बुशमैन हैं, और इनका जो है थोड़ा सा जो कलर होता है ना त्वचा के, उसमें येलोइश टिंज, मतलब थोड़ा सा पीत वर्ण इनके में शामिल होता है। फिर मेलेनोडर्म जो होते हैं ये ब्लैक स्किन होते हैं, और इसमें नीग्रोज आते हैं, नीग्रॉइड आते हैं, पपून्स आते हैं, मेलेनेशियन आते हैं, प्री द्रविडियन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और जो है इसमें जो है डार्क चॉकलेट ब्राउन का है, लेकिन ब्लैक, अफ्रीका में ब्लैक कलर भी पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बातचीत अगर करते हैं कलर की, स्किन कलर की, तो एक बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है जो प्रजाति वर्गीकरण के लिए, वो है बालों का फॉर्म। जो बालों का जो फॉर्म है, इसको भी हम 3 उसमें बांट सकते हैं। एक तो वो होता है जो स्ट्रेट हेयर होते हैं, दूसरा जो होते हैं वेवी हेयर होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वुली हेयर होते हैं। इस आधार पे भी जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो जरा जल्दी जल्दी हम लोग इसको ले लें कि जो लियोट्रिची भी इनको कहते हैं, या स्ट्रेट हेयर कौन से होते हैं। लियोट्रिची या स्ट्रेट हेयर वाले जो हैं वो मोंगोलॉइड्स में पाए जाते हैं, और ये 3 तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड, स्मूथ और फ्लैट वेव। जो मतलब जो स्ट्रेस्ड होते हैं थिक होते हैं, कोर्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्मूथ जो होते हैं वो पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। जो फ्लैट जो हैं वो फ्लैट वेवी होते हैं, वो थोड़े थोड़े से उसमें वेव बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। और जो वेवी होते हैं इनको साइमोट्रिची भी कहते हैं। ये ज़्यादातर वेस्टर्न एशिया में, कुछ अफ्रीका के भागों में और यूरोप में पाए जाते हैं। इनको पुनः 3 उसमें बांट सकते हैं, ब्रॉड वेवी, नैरो वेवी और कर्ली। 3 उसमें इनको हम विभाजित कर सकते हैं। कर्ली जो है जिसमें स्पाइरल्स होते हैं, और ये जो है इसमें ये हम लोग अच्छी तरीके से इनको पहचान सकते हैं। जो तीसरे हैं वुली हेयर, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निग्रोइड रेस की, और निग्रोइड, अंडमानीज और बुशमैन, मेलेनेशियन और पपुअन्स में ये पाया जाता है। और इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फ्रिजली में, जो शॉर्ट और डीप वेव्स जिसमें पाए जाते हैं, लूज फ्रिजली, थिक फ्रिजली, और एक और होता है फुलफिल, वो जो है पेपरकॉर्न, इनको पेपरकॉर्न हेयर भी बोलते हैं, जो एकदम पूरी तरीके से ये वुली ही होते हैं। उसके बाद बालों के टेक्सचर की अगर बात करें तो ये भी 3 ब्रॉड कैटेगरी में हम कर सकते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। और टेक्सचर जो है वो अगर हम उंगलियों से उनको थोड़ा सा रब करेंगे ना, तो हमें अच्छी तरीके से पता चलता है। गार ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया टेक्सचर को लिए करने के लिए, उनका इनको 3 में कर सकते हैं। जो फाइन हेयर होते हैं ये 56 माइक्रोन तक के होते हैं, और मीडियम जो है 57 से 84, और कोर्स जो होते हैं 84 माइक्रोन तक के होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसकी चर्चा मैं करने जा रही हूँ, हेड फॉर्म। जो हेड फॉर्म है, मैंने पहले भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, की जो है सिफेलिक इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, ब्रेथ और लेंथ लेते हैं सर की, क्रेनियम की, और उसके बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये 75 तक आता है तो उसे डॉलिकोसिफेलिक बोलते हैं, मतलब ये नैरो हेड है। और अगर 75 से 80 तक आ गया तो मीजोसिफेलिक है, मतलब जो हेड है वो मीडियम है।
और अगर ये 80 से बढ़ जाता है तो वो ब्रैकीसेफेलिक है, ब्रॉड हेडेड। अगर 100 हो गया तो समझिए गोल है। तो मार्टिन ने जो क्लासिफिकेशन किया था, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रही थी और मैं फिर से इसको बता रही हूँ कि ये कई तरीके का होगा। अगर 69 उन्होंने कहा कि वेरी लॉन्ग और नैरो जो है उसको हाइपरडोलिकोसेफेलिक कहेंगे। डोलिकोसेफेलिक उनको कहेंगे जो लॉन्ग और नैरो है, मतलब ये 70 से 75.9 तक आएंगे। और उसके बाद मीजोसेफेलिक आएंगे जो मीडियम है, वो 76 से 80.9 तक आएंगे। फिर ब्रैकीसेफेलिक आएंगे और ये शॉर्ट एंड ब्रॉड है। और जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है, वेरी शॉर्ट एंड ब्रॉड हाइपर ब्रैकीसेफेलिक, ये 85.6 तक आते हैं। तो इसी आधार पे हम लोग सर का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और भी आधार है फेस फॉर्म। फेस की जो है लेंथ को भी हम लोग मेजर करते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फेशियल लेंथ लेते हैं और उसके बाद उसको बायजाइगोमेटिक ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो है एक हमारा मॉर्फोलॉजिकल फेशियल इंडेक्स निकल आता है। जो मॉर्फोलॉजिकल फेशियल इंडेक्स होता है, इसकी भी कई कैटेगरी हो सकती हैं। अगर वेरी ब्रॉड फेस है, मतलब 78.9 तक है, तो इसको कहेंगे हाइपर यूरिप्रोस्कोपिक। यूरिप्रोस्कोपिक जो ब्रॉड फेस है, फिर मीजोप्रोस्कोपिक और फिर लेप्रो जो नैरो फेस है, फिर हाइपर लेप्टोप्रोस्कोपिक जो होगा वो वेरी नैरो फेस होगा, ये 93 तक होगा। तो इस आधार पे फेस को भी हम लोग मेजर करके, यही जैसे मैंने बताया, इंडेक्स निकाल करके और हम लोग प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं। ऐसे ही नाक का भी करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो नाक भी हाइपर लेप्टोराइन, लेप्टोराइन, मीजोराइन और प्लेटीराइन और हाइपर प्लेटीराइन होती है। अगर 100 आ गई इसकी वैल्यू तो इसका मतलब ये हाइपर प्लेटीराइन हो गई, तो ये बहुत ज्यादा हो गई। जो हाइपर लेप्टोराइन होती है, जो वेरी नैरो रोज नोज होती है, वो 54.9 तक होती है। जैसे मैं बता रही थी कि जो कॉकोसाइड प्रजाति के लोग हैं, लेप्टोराइन है, तो ये 55.0 से 69.9 तक इनकी नोज होती है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बातचीत नाक के खुलने की भी अगर हम लोग बातचीत करें, आई ओपनिंग की भी बात करें, तो आई ओपनिंग जो है वो भी होता है। आई ओपनिंग, अगर मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि आंखों के ऊपर मंगोलॉइड जो रेस होती है, तो मंगोलॉइड उस पर फोल्ड भी होता है। और आई ओपनिंग में चौड़ी भी हो सकती है, मीडियम हो सकती, नैरो हो सकती है, आंखें ओब्लीक भी हो सकती हैं। फोल्ड को तो मैंने बताया कि कंप्लीट हो सकता है मंगोलॉइड फोल्ड। इंटरनल, जो मंगोलॉइड प्रजाति की विशेषता है, इंटरनल एपिकेंथिक फोल्ड हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, नो फोल्ड हो सकता है, मीडियल फोल्ड हो सकता है और स्यूडो मंगोलॉइड भी हो सकता है। और नोज की खाली उसी वही नहीं निकालते हैं, नोज का हम लोग रूट भी देखते हैं, उसका ब्रिज भी देखते हैं और नेजल प्रोफाइल भी देखते हैं, और काफी सारी क्राइटेरिया है जिनके आधार पर हम लोग निकालते हैं। जॉ के में भी देखते हैं कि ऑर्थोग्नेथिस है कि प्रोग्नेथिस है कि एल्व्यूलर प्रोग्नेथिज्म है, बाहर की तरफ निकला है कि नहीं निकला है, इस आधार पे भी हम वर्गीकरण करते हैं। और लिप्स का भी, लिप भी एक क्राइटेरिया है जो हमने जिक्र किया था कि लिप जो है वो लेप्टो पतले लिप होते हैं कि मध्यम होते हैं कि थिक होते हैं। ये बहुत थिक होते हैं, वेरी थिक। जैसे मैं बता रही थी जब नीग्रोइड रेस की बात कर रही थी, तब मैं आपसे बार बार कह रही थी कि थिक इवर्टेड लिप्स। कान, कान भी लॉन्ग एंड नैरो हो सकते हैं, शॉर्ट एंड वाइड हो सकते हैं, मीडियम साइज हो सकते हैं, मतलब लंबे और सक्रिय हो सकते हैं, छोटे व चौड़े हो सकते हैं, मध्यम आकृति के कान हो सकते हैं और अधिक लंबे और अपेक्षाकृत सक्रिय कान भी हो सकते हैं। इस श्रेणी को हुटन ने प्रस्तावित किया था। और इसी तरीके के कान जो अधिक लंबे और अपेक्षाकृत सक्रिय कान है, ये ऑस्ट्रेलियन मंगोलॉइड और कुछ आइनू जैसे श्वेत लोगों में भी पाए जाते हैं। लंबे और सक्रिय तो मंगोलॉइड प्रजाति के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। छोटे व चौड़े जो होते हैं वो निग्रिटो, बुशमैन हॉटेंटॉट में पाए जाते हैं। मध्यम वाले जो है वो अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और बाकी जो मैंने बताया आपको, लंबे और अपेक्षाकृत सक्रिय कान जो होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मंगोलॉइड और आइनू जैसे लोगों में पाए जाते हैं। इसके बाद कान के बाद हम लोग अगर और बात करें तो एक बहुत ही जरूर अच्छा फीचर है वो डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक्स मतलब जितने भी हमारे हाथ जो होते हैं, उसकी उंगलियां जो होती हैं, उनमें जो और हमारी हथेली में, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके आधार पे न केवल हम लोग
रेशियल क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है, बल्कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी जो है काफ़ी सारी इससे मदद मिलती है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो अगर इनका अध्ययन किया जाए तो आर्च, वर्ल और लूप होते हैं। और ये आर्च, वर्ल और लूप जो होते हैं, इनका पैटर्न किन्हीं भी दो लोगों में एक सा नहीं होता है। तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, और उसी के आधार पे भी किसी में किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसी में किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उसके आधार पे भी हम बता सकते हैं कि ये इस प्रजाति में ये चीज़ ज़्यादा है। अब हम लोग थोड़ा-सा जेनेटिकल ट्रेट्स की भी बात जल्दी कर लें, तो उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप की बात है। एक एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब कि ब्लड ग्रुप में 4 ए, बी, एबी और ओ, ये 4 होते हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग प्रजाति समूहों में अलग-अलग होती है। इसके अलावा जो है एमएन सिस्टम भी होता है, आरएच ब्लड ग्रुप होता है, डफी होता है, ड्यूगो भी होता है, और ड्यूगो के अलावा भी जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से किड भी होता है। और भी पैरामीटर्स हैं, हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन के भी कई टाइप्स होते हैं। हेप्टोग्लोबिन भी हम लोग करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे G6PD कहते हैं। इसकी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ट्रांसफेरेंस की भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जल्दी जल्दी जरा सा इन इलेक्शंस को एक बार देखें जेनेटिकों के, टाइम की मेरे पास कमी है। तो स्किन कलर, हेड फॉर्म और बॉडी हेयर क्वांटिटी और फेस और आईज, इनकी चर्चा तो मैंने बहुत करी, पहले भी करी और बाद में भी करी। और आईज, नोज, चिन, लिप्स, स्टेचर, बॉडी बिल्ड। जरा ब्लड ग्रुप देखें। देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, ये 4 तरीके के मेन होते हैं, ए बी और ओ। तो उसमें अगर हम ए को देखें तो ए में भी A1 और A2 हो सकते हैं। तो ये जो है जो हमारी रेसेस होती हैं, इन रेसेस में इनका डिवीजन फर्क होता है, और ये प्रजाति उसका एक बहुत बड़ा आधार है। जो कॉकोसॉइड होते हैं, कॉकोसॉइड में हाई इंसिडेंस जो होता है वो A2 का होता है, जबकि जो मंगोलॉइड होते हैं उनमें A1 की वेरी लो फ्रीक्वेंसी, A1 ज़्यादा होता है, A2 बहुत कम होता है, और निग्रॉइड में भी हाई A2 होता है, और इनमें बी ब्लड ग्रुप बहुत कम पाया जाता है। आरएच फैक्टर की बात करें तो कॉकोसॉइड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएच नेगेटिव सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें सबसे कम होते हैं, और निग्रॉइड में मॉडरेट होते हैं। डेमेटोग्राफिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फिंगर्स की जो लाइंस होती है, अगर इनको हम ट्रेस करें तो एक मेन लाइन फॉर्मूला बनता है, और ये बहुत बढ़िया रेशियल उसका एक क्राइटेरिया है। मेन लाइन फॉर्मूला जो होता है वो कॉकोसॉइड में 1197 होता है, जबकि जो मंगोलॉइड होते हैं 975 होता है, और निग्रॉइड में जो होता है वो 755 होता है। और मेन लाइन जो है ये कॉकोसॉइड में डी लाइन जो होती है उसका टर्मिनेशन क्वाइट फ्रीक्वेंट होता है, जबकि अगर बाकी 2 रेसेस देखें तो उनमें लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर ये देखें बहुत सारे फीचर्स को लेकर के इनकी क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये सारी प्रजातियां जो हैं, ठीक है, जो मेन प्रजातियां हैं ये विश्व की 3 ही हैं, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड। लेकिन जब इनके हाइब्रिडाइजेशन होता, और इस सबको हम लोग ने ऐसे ही नहीं बना दिया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने लिए, और सेम एज ग्रुप और उसको लेकर के उसके पश्चात ही हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन किया। तो जब ये क्लासिफिकेशन किया और उसके आधार पे ये मेन ग्रुप्स बनाए और सब ग्रुप्स बनाए, तो अगर किसी भी आप एक ग्रुप को देखते हैं तो आप अपने आप बाकी के ग्रुप्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर कॉकोसॉइड है तो उसकी जो स्किन का कलर है वो लाइट रेडिश व्हाइट टू ऑलिव ब्राउन होगा, कभी कुछ कुछ लोग ब्राउन भी हो सकते हैं। मोंगोलॉइड अगर होंगे तो वो लाइट येलो से येलो ब्राउन होंगे, और कुछ रेडिश ब्राउन भी हो सकते हैं। नीग्रॉइड तो ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक और सम येलो ब्राउन भी कभी कभी हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने हेड फॉर्म भी बताया, फेस भी बताया, नैरो टू मीडियम, मीडियम टू ब्रॉड टू वेरी ब्रॉड, और उसके बाद अगर हम उनकी बात करें तो मीडियम ब्रॉड टू नैरो फेस पाया जाता है। तो आज का जो यूनिट हम लोगों ने डिस्कस करी, यूनिट 8
और यूनिट 9 जिसमें हम लोगों ने प्रजाति के बारे में समझा, विश्व की प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में जाना और उसके पश्चात हम लोगों ने ये भी जाना कि कौन-कौन से मुख्य क्राइटेरिया हैं जो इस वर्गीकरण में सहायक हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और मैं इसी के साथ आप लोगों के समक्ष अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।